गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका लेक्चर नंबर 2 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको 4 टॉपिक पढ़ाया था। आपको पढ़ाया था ट्रांजैक्शंस किसे कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है, अकाउंट किसे कहा जाता है, कैपिटल किसे कहा जाता है और ड्राइंग किसे कहा जाता है। आज का लेक्चर में मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है, लायबिलिटी किसे कहा जाता है। मैंने इस सोच के भी लिया, कुछ बच्चे का शिकायत था कि सर अभी 11th में हम लोग हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाइए। तो बच्चे अभी तो आपको रियली बड़ा लेक्चर चलो मैं छोटा छोटा बना दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे डिप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, वहां पे लंबा लेक्चर ही चलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को समझाते समझाते अच्छा खासा टाइम हो जाएगा बच्चे, 40-50 मिनट। खैर घबराइए नहीं, मैंने भी सोचा कि चलो छोटा लेक्चर मैं आपको बता दूं। तो आज मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया, लायबिलिटी। जरा इसके बारे में समझते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। इट मीन्स अमाउंट ओड पेएबल बाय द बिजनेस। इसका मतलब होता है कोई अमाउंट बिजनेस के ऊपर बकाया है जिसको उसे पे करना है। वो बकाया किसी का हो सकता है, मालिक का हो सकता है, या किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, मतलब ऑनर का भी हो सकता है बिजनेस के ऊपर बकाया। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इट मीन्स एन ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन इंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए तो लायबिलिटी का मतलब होता है एक डेब्ट, एक कर्ज, एक ऑब्लिगेशन जिसको एक इंटरप्राइज को पे करना होगा भविष्य में, कुछ समय बाद। एक टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको पे करना होगा। एक ऐसा कर्ज जिसको आपको फ्यूचर में पे करना है। किसको भाई? आप कौन है? आप मतलब बिजनेस, इंटरप्राइज, दुकान, ठीक है ना। जो दुकान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, उसको पे करना है फ्यूचर में, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। वो पैसा जो पे करना है उसी को बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, मतलब आप समझ गए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल समझ लो जरा, ये एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है एबी फर्म। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है। चलो बैंक से लोन ले रखा है, बैंक लोन। अब ये जिस बैंक से उसने लोन लिया है, मान लो इस बैंक का नाम है HDFC बैंक, नाम तो सुने होंगे। तो HDFC बैंक ने इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, तो इस लोन का आज न कल उसको पे करना है, तो ये लोन कहलाएगा इसके लिए लायबिलिटी, एबी फर्म के लिए लायबिलिटी। ठीक है ना। तो लायबिलिटी का मतलब सीधा शब्दों में बोला जाए, एकदम कंसाइज बोला जाए, तो वो कर्ज जिसको हमें पे करना है फ्यूचर में। ठीक है, कर्ज, वैसा कर्ज जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है। तो लायबिलिटी का मतलब सिंपल शब्दों में समझो बच्चे, कर्ज। कर्ज मतलब होता है डेब्ट, मतलब ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब हमको पेबल है, पेबल है मतलब होता है, पेबल वर्ड का मतलब होता है जिसको हमें पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसको बोला जाता है बच्चे लायबिलिटी। अब यहां से एबी फर्म ने HDFC बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो लोन लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उस लोन का पेमेंट फ्यूचर में हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना। लायबिलिटी दो तरह का होता है बच्चे, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैंने 2 भाग में बांटा है, जरा देखना, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को मैंने 4 भागों में बांटा है। बच्चे ये सिर्फ नेम आपको याद करना है, ये क्लास 12th में इसका डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ नेम याद करना है। ये दोनों चीज आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर क्या होता है, जो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट्स है।
अब करंट लायबिलिटी का भी 4 पार्ट होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इनकी डिस्क्रिप्शन पूरे 12th में पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत वहां एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, उसके अंदर क्या जाता है, ट्रेड पेएबल है, उसके अंदर क्या जाता है, अदर करंट लायबिलिटी है, उसके अंदर क्या जाता है। अभी तो समझो कि लायबिलिटी दो तरह का होता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी फिर दो तरह का, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी 4 तरह का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी 4 तरह का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने सिर्फ आपको नाम लिखा है, तो आप यहाँ पे मेरे से समझेंगे इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, और करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। ये जो डिटेल है ये एज पर एनसीईआरटी बुक है, और क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नेम बताया गया कि भाई बच्चे को नाम बता दो कि नॉन करंट लायबिलिटी में उसको अभी से याद रहे कि 4 आइटम जाता है। जब क्लास 12th में जाओगे और वहां पे 3 बुक चलता है, तो 3rd बुक जो है कंपनीज वाला, उसमें आप जाओगे ना, तो जो पहला चैप्टर है जिसमें आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, तो उसमें आप पूरे डिटेल में जानोगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता क्या है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कौन कौन सा आइटम जाता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता क्या है और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या जाता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का डिफिनीशन क्या होता है और उसके अंदर क्या जाता है। तो आप जब क्लास 11th में है तो उतना डिटेल नहीं जाइए, आप तो बस ये जानिए कि लायबिलिटी किसे कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, और करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा आइटम जाता है और नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा आइटम जाता है। तो बस आपको सिर्फ नाम जानना है बच्चे, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर। एकदम शॉर्ट में है बच्चा, जो लायबिलिटी मालिक के प्रति होता है बिजनेस का, उसको बोला जाता है लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। एग्जाम्पल कैपिटल। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था, मैंने आपको कैपिटल पढ़ा रहा था तो बताया था ये एक प्रोप्राइटर है, एक आदमी मालिक है, और ये जो मालिक है वो अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, अपने फर्म में लगाया है। मान लो ये फर्म है इस मालिक का, ठीक है। ये जो मालिक है जिसका नाम राम है, और इसका एक फर्म है जिसका नाम है राम एंड सन्स फर्म, ठीक है। इस फर्म का नाम है राम एंड सन्स फर्म। तो राम ने यहाँ पे पैसा लगाया है, तो मैं बता रहा था कि राम ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट जो राम ने किया राम एंड सन फर्म में, तो राम एंड सन फर्म जो कपड़े की दुकान है, इसमें उसको वो कैपिटल बोलेगा, ये कैपिटल बोलेगा, दुकान जो है वो बोलेगा कि मेरे पास पूंजी आ गया। अब ये पूंजी इसका तो है नहीं, इसको मालिक ने दिया है, ठीक है ना। तो बिजनेस का भी दायित्व है, बिजनेस का भी दायित्व है कि ये इसका पेमेंट कर दे, आज ना कल धीरे धीरे पेमेंट कर दे। तो इसको बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा, और उसमें जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो आएगा। क्लियर है। तो आपने यहाँ समझा इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो एक शब्दों में, छोटे से शब्दों में यहाँ लिखा भी हुआ है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर। बस आप जो क्लास 11th में है ना बच्चे, आपको एनालिसिस नहीं करना है, पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको तो बुक वगैरह लिखना नहीं है, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, थीसिस नहीं लिखना है, आपको बस थोड़े से जानना है भाई इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, बस समझा दिए। जो वैसी लायबिलिटी जो ऑनर के प्रति होता है बिजनेस का, उसको बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटी। बस हो गया, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाना है बच्चे, परेशान नहीं होइएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी
फिर वही, ये ऑनर के प्रति था और ये आउटसाइडर के प्रति है, मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, मतलब अदर देन द ऑनर। मालिक को छोड़ के किसी और व्यक्ति से अगर बिजनेस फॉर्म लिया है तो वो अमाउंट एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। मतलब ये जो बिजनेस है, अभी अभी हम लोग का बिजनेस कौन सा था, राम एंड सन्स फर्म, कपड़े की दुकान थी राम एंड सन्स। ये जो राम एंड सन्स कपड़े की दुकान है, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, चलो बैंक से लोन लिया है, तो ये जो बैंक से इन्होंने लोन लिया है तो ये इस तरह का लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है। मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, हमको देना है, बिजनेस को देना है आउटसाइडर को वैसा कर जो हमको बाहरी व्यक्ति से लिए हैं और उनको देना है, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जाम्पल है क्रेडिटर। अब सवाल ये उठता है, आप पूछोगे क्रेडिटर क्या है, बस ये जान लो थोड़े शब्दों में। क्रेडिटर जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं, ठीक है। फिर बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। बच्चे ये एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी बस नाम याद कर लो। ये सारे जो होते हैं क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटी, ये सारे एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी किसे कहा जाता है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी का पहला पार्ट होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब यहां दो बात तो हमको, एक बात तो समझ में आ गई कि नॉन करेंट लायबिलिटी वैसे लायबिलिटी को कहा जाता है जिसको हमको 1 साल से ज्यादा में पे करना है, मोर देन 12 मंथ में हमको पे करना है। एक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन एक बात आपको नहीं क्लियर हुई कि अकाउंटिंग पीरियड किसको कहा जाता है। जरा समझो, पहले समझो। एक होता है बच्चे कैलेंडर ईयर, जरा ध्यान से सुनना। कैलेंडर ईयर जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आप देखते हैं ना, वो होता है बच्चे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। और एक होता है बाबू फिनेंशियल ईयर। क्या होता है बच्चे, फिनेंशियल ईयर होता है। और फिनेंशियल ईयर आपका चलता है बच्चे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं और फिनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। अब सवाल उठता है अकाउंटिंग पीरियड किसको कहा जाता है ना। तो बिजनेसमैन इन दोनों में से कोई भी अपना अकाउंटिंग पीरियड मान लेता है। ये भी हो सकता है कि वो 6 मंथ का मान ले। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ का होता है। कोई कोई 3 महीना पे भी अकाउंटिंग पीरियड बनाता है कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नॉर्मली 12 मंथ को हम अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। कहता है नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which is payable after a period of more than a year from the end of accounting period। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, मान लो 31 मार्च को एंड हुआ या 31 दिसंबर को एंड हुआ, इसके 12 महीना के बाद जो लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, वैसी लायबिलिटी को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। मतलब ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंतिम वाला दिन से लेके 12 महीना यानी 1 ईयर से आगे में हमको पे करना है। मतलब यूं समझो वैसी लायबिलिटी जिसका भुगतान हमको 1 साल से ज्यादा में करना है, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल में करना है, जिसका भुगतान हमको 1 साल के अंदर नहीं करना है, विलंब से करना है, 1 साल से लेट से करना है, तो उस तरह की लायबिलिटी को बोला जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्या होता है बच्चे, तो लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, इटीसी। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन धीरे धीरे क्या होता है, डिवेंचर किसे कहते हैं। डिवेंचर एक चैप्टर ही है क्लास 12th में। तो हर चीजों को जानने का एक सही समय आपके पास आएगा, आप बस इंतजार कीजिए। अभी तो सिर्फ आप नाम जानिए और यूं समझिए कि नॉन करेंट लायबिलिटी होता क्या है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी, भाई जाहिर सी बात है
नॉन करंट लायबिलिटी का ये एकदम उल्टा होता है। वैसी लायबिलिटी जिसको 12 महीना के अंदर हम लोग पे कर देते हैं, विद इन ए 12 मंथ। विद इन ए 12 मंथ का मतलब जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ, मान लेते 31 दिसंबर को एंड हुआ, तो इस 31 दिसंबर मान लो 2020 को एंड हुआ, तो 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में जो लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, वैसी लायबिलिटी को हम लोग बोलेंगे करंट लायबिलिटी, और इससे आगे पे करना हो तो उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब समझ गए, जो आपने कर्ज लिया है उसको 1 साल के अंदर पे करना है तो वो हो गया करंट लायबिलिटी, और वैसा कर्ज जिसका भुगतान हमको 12 महीना के बाद करना है उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल, जरा पढ़ भी लेते हैं। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वही चीज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिल्कुल, एक बात तो और हो गया क्लियर कि अगर आपसे नाम पूछे भाई करंट लायबिलिटी का नाम क्या होता है, ये चीज आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि करंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी में आता है बिल्स पेबल, जबकि लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। यानी यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हमको नाम जरूर याद करना पड़ेगा क्लास 11th में कि करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है। दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों का एग्जाम्पल भी अलग अलग होगा। ठीक है बच्चे, जरा और आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज इन केस ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको पढ़ाने से पहले ये बता दें, ये क्लास 12th के लिए है, ये क्लास 12th के लिए है। ठीक है, ये एकदम से एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्लास 11th में जानना जरूरी है। इसीलिए हम क्लास 12th का चीजों को क्लास 11th में आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको कंपनी तो पढ़ना नहीं है, कंपनी 12 में पढ़ना है। 11th में तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है जिसमें एक ही मालिक होता हो, और कंपनी जिसमें ढेर सारा मालिक होता हो। तो कंपनी तो हमको पढ़ना ही नहीं है भाई 11th में। लेकिन सर आप क्यों बता रहे हैं? भाई ये बताना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्लास 11th में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, और मेरे अनुसार इसलिए भी बताना पड़ेगा क्योंकि आपको क्लियर जानकारी हो जाए कि भाई करंट लायबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी एक्चुअली क्या होता है। ठीक है ना। तो आपने अभी जो डिफिनीशन पढ़ा है वो थोड़ा सा छोटे लेवल पे है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया गया है कंपनी में कुछ अलग तरीके से। जरा देखते हैं। लायबिलिटी अंडर शेड्यूल 3, ये शेड्यूल लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, जब 2013 था ना, उस ईयर में कंपनीज एक्ट को आया था फिर से नया वाला। इसके पहले कंपनी एक्ट था 1956। एक्ट का मतलब होता है रूल, धारा। एक्ट का मतलब होता है धारा जिसमें कंपनीज का पूरा रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है। तो कंपनी एक्ट 2013 में सारे कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन, लॉ, कानून उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये कंपनीज एक्ट 2013 में, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़िएगा तो कंपनी से रिलेटेड सारे कानून, लॉ, रूल्स, प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी तो बस हमको जानना है कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार लायबिलिटी कितने तरह का होता है। तो उसके अनुसार लायबिलिटी 2 तरह का होता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी किसको कहा जाता है तो उसका डिफिनीशन थोड़ा सा अलग है जो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। पढ़ते हैं जरा। ए लायबिलिटी इज ए करंट लायबिलिटी इफ इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तभी होगा जब नीचे का लिखा हुआ कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो जरा क्राइटेरिया को पढ़ते हैं, इसको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको सीखना तो है ही। सबसे पहले
इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब वैसी लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट, जिसका भुगतान हमको चुकाना है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? भाई ऑपरेटिंग साइकिल मैं आपको जरा थोड़ा देर में बताता हूं, जरा अभी नाम सुनिए, अभी तुरंत बताता हूं। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि करंट लायबिलिटी किसको कहते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी लायबिलिटी जिसका भुगतान हमको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। दूसरा, इफ इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब वो वैसी लायबिलिटी जिसको हम रखे हुए हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसको भी करंट लायबिलिटी बोला जाता है। तीसरा, इफ इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन ए 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीना के अंदर अगर हमको किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो वो करंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया में आएगा। अब रिपोर्टिंग डेट क्या होता है? भाई रिपोर्टिंग डेट अभी अभी आपने देखा है, जरा समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है बैलेंस शीट डेट। अब बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है? भाई जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब बैलेंस शीट किस दिन प्रिपेयर करते हैं? तो भाई या तो कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर को करेंगे, फिनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च को करेंगे। इस दिन को हम अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं, 3 महीना पे भी लोग करता है, 6 महीना पे भी कोई कोई कंपनी करता है। लेकिन अगर नॉर्मल लेके चलते हैं तो अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर को अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। अगर फिनेंशियल ईयर वो ले रहा है तो वो 31 मार्च को अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा। तो जो बैलेंस शीट बनाने का दिन होता है उसी को रिपोर्टिंग डेट बोला जाता है। तो बैलेंस शीट डेट से लेके 12 महीने के अंदर कोई लायबिलिटी का अगर पेमेंट हो रहा है तो वो करंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया में आएगा। आगे बढ़ते हैं। डी वाला थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, जरा पढ़ते हैं। द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। मतलब कोई कंपनी के पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि वो डिफर कर सके, मतलब उसको किसी भी हालत में पेमेंट करना है लायबिलिटी का 12 महीना के अंदर, उसके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है। तो वैसी स्थिति में वो हो जाएगा करंट लायबिलिटी। अगर इन चारों क्राइटेरिया में अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का कंपनी एक्ट में डिफिनीशन बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी और डेट लायबिलिटी या दोज लायबिलिटीज लिखो, दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटी। बड़ा सिंपल है भाई, जो करंट लायबिलिटीज नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। भाई दो ही लायबिलिटी होता है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो ये नहीं है वो ये है, जो ये है वो ये नहीं है। इसकी डिफिनीशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी हुई है, वो सिंपली बोल दिया है कि जो करंट लायबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आता है वो होगा नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। तो आपको बस क्राइटेरिया जो मैंने अभी अभी लिखाया है उसको किसी भी सूरत में अपने दिमाग में बैठा लेना है, यानी कि लर्न कर लेना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिससे पता चले कि वो करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है। क्लियर है बच्चा? अब आपसे हम बोले थे कि ऑपरेटिंग साइकिल हम आपको पढ़ाएंगे, जरा समझते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को एक चैन से समझते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमने एक गुड्स परचेज किया बेचने के लिए, सामान खरीदा बेचने के लिए, ठीक है ना। अब वो गुड्स ये रॉ मटेरियल था, मान लो कच्चा सामान था। अब उस रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स में मतलब ये नहीं समझे, फिर से मैं समझा रहा हूं। आपने कुछ लकड़ियां लेके आए, पटरा वगैरह समझते हैं ना, प्लैंक वगैरह नहीं समझते, ये भी नहीं समझते भाई, इसको तो समझना पड़ेगा। आपने कुछ लकड़ी के टुकड़े लेके आए, बहुत सारे लकड़ी आपने खरीदा, उससे आपने प्लैंक तैयार किया
और इस प्लैंक की मदद से आपने सोफा बनाया या पलंग बनाया, मान लेते हैं आपने पलंग बनाया, ठीक है। अब ये लकड़ी लेके आया और लकड़ी से आपने पलंग बनाया। अब पलंग को मार्केट में सेल किया, मान लो सेल आपने किया उधार में, ठीक है ना। अब उधार में जिस व्यक्ति को बेचे हैं वो व्यक्ति अगर आपको पैसा दे देता है तो इस पीरियड से लेके देने के पीरियड तक को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल समझ गए? नहीं समझे तो फिर समझो। मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के डेट से लेके पैसा उगाही तक के डेट तक के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब फिर भी नहीं समझे तो चलो एक और कोशिश। कहाँ गया मेरा रफ पेज? लो यहां पे सिखाते हैं, यूं समझो। अब लोहा, अब आप उसका नहीं समझ, चलो हम दूसरा समझते। ये पेन देख रहे हैं आप, ठीक है। अब इस पेन में आप क्या क्या देख रहे हैं? कुछ प्लास्टिक है, ये क्या बोलते हैं इसको, नीब है, ठीक है ना, नीब है। और आपने देखा इसमें इंक है। ये सारे रॉ मटेरियल है इस पेन को बनाने के लिए। अब इस रॉ मटेरियल को आपने खरीदा और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपने इसको कन्वर्ट किया पेन में, आपने पेन बना लिया। अब इस पेन को आपने सेल किया। सेल मान लो आपने क्रेडिट में किया, ठीक है ना। अब सेल आपने क्रेडिट में, आप जिसको उधार में बेचे हैं वो आपको फिर पेमेंट दे दिया, ठीक है ना। अब ऐसे समझते हैं, ये 1 जनवरी को था, आपने रॉ मटेरियल बेचा, ठीक है, आपने उधार सेल किया और आपको पेमेंट मान लो 31 दिसंबर को मिल रहा है, ठीक है ना। ये आगे भी हो सकता है बच्चे, कोई जरूरी नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल आगे भी होता है, 15 महीना का भी ऑपरेटिंग साइकिल होता है, 20 महीना के। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमने नॉर्मल लिया मान लो 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जिस दिन पैसा आया आपके जेब में, आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल आपने बेच के सामान बना के, फिनिश गुड्स बना के, मतलब पेन बना के मार्केट में सेल किया, उधार में बेचा, फिर आपने पैसा वसूली किया। इस बीच के टोटल पीरियड को बोला जाता है ऑपरेटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल। जरा देख लो डेफिनेशन। It means the time between the acquisition of an asset for processing and its conversion into cash। वही बात है, आपने एक एसेट एक्वायर किया, उसको प्रोसेस किया फिनिश गुड्स में, फिर उसको कैश में कन्वर्ट किया या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, सवाल ये उठता है भाई। कैश इक्विवेलेंट अभी नाम याद कर लो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया बैंक हो गया, चेक हो गया, वो क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। ये वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सारे एग्जांपल होते हैं कैश इक्विवेलेंट का। ड्राफ्ट हो गया, चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, 3 चीज याद रखो आप, ठीक है ना। चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। खैर अभी ये कैश इक्विवेलेंट आप 12th में पढ़ेंगे, अभी एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है। बस यूं जानो ऑपरेटिंग साइकिल हम पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है एसेट्स को एक्वायर किया आपने, उसको प्रोसेस किया, उसको कैश में कन्वर्ट किया, उस पूरे पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल होता है। और मान लो कि किसी में आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्लियर नहीं है तो आप उसको 12 मंथ एज्यूम करेंगे। मतलब किसी आइटम से आपको पता नहीं चल रहा है कि इस आइटम का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, तो उस स्थिति में आपको एजम्पशन लेना है 12 मंथ्स। ये हम नहीं बोल रहे हैं बच्चा, ये अपने सामने लिखे हैं डिफिनीशन। ये एज पर कंपनी एक्ट 2013 है, ये कुछ भी हमने नहीं लिखा। ऐसा नहीं समझना कि ये मनगढ़ंत चीज मैंने लिख दिया है। ये सारी चीज, ये सारे बात आपको कंपनीज एक्ट 2013 में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां पे आप जाके करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन शॉर्ट में आप एकदम याद कर लिए होंगे। कोई चीज जिसको आप एक ऑपरेटिंग साइकिल में आप सेटल करना हो, कोई चीज जिसको आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखे हो, कोई चीज जिसको रिपोर्टिंग डेट के 12 महीना के अंदर पे करना हो, या कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कंपनी के पास लायबिलिटी चुकता करने के लिए,
ठीक है ना। तो ये 4 केस होता है जिसमें हम उसको बोलते हैं कि करंट लायबिलिटी है। अगर चारों केस में कोई भी केस फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना बच्चों, तो क्लियर हो गया। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसेट्स बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।